फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन को डिस्कस करेंगे। तो इस बार की जो ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन आई है, इसमें फरवरी और मार्च का जो कंटेंट है, इसको एक साथ मिला करके दिया गया है। तो जब हम लोग इस मैगजीन को कवर करेंगे, तो हमारा जो फरवरी का करंट है प्लस जो मार्च का करंट है, दोनों मंथ का करंट कवर हो जाएगा। देखिए, पहले कुछ जानकारियां मैं आपको अपने बारे में दे देता हूं। तो मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है। 14 अगस्त 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। पिछले 5 सालों से मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, और जो मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाए हैं, ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियोस हैं। वेबर का, क्रिस्टॉलर का, या अलग अलग और भी टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। देखिए, मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर आप पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7905251328 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इसके साथ ही अगर आप डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो www.smarteduacademy.com मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग आज जितने भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सीएसआर का। सीएसआर की फुल फॉर्म होती है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन हैं, जैसे हमारे भारत के जो संसाधन हैं, जाहिर सी बात है इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये संसाधन हमारे पूरे देश के हैं। तो जब कोई कंपनी इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए लाभ कमाती है, तो इसके ऊपर, इस लाभ के ऊपर समाज का भी अधिकार बनता है, क्योंकि ये जो संसाधन है ये समाज के हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यानी कि ऐसे कारपोरेट घराने, या कह लीजिए ऐसी कंपनियां जो लाभ कमा रही हैं हमारे देश के संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उनकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। यानी कि उन्हें अपने लाभ का एक निश्चित हिस्सा समाज के उत्थान के लिए खर्च करना होता है। देखिए, अभी का जो मसला है वो ये है कि सीएसआर के रूल्स में परिवर्तन किया गया है। जो पुराने नियम कानून थे, उसमें भारत की केंद्र सरकार के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं सीएसआर जमा कैसे किया जाता है, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, सीएसआर का क्या होता है कि जो पिछले 3 सालों का किसी कंपनी का प्रॉफिट है, मान लीजिए एक कंपनी है, इसका नाम है एबीसी, और इसको पिछले 3 सालों में कुल 60 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 60 रुपए का इसका प्रॉफिट है, इसके ऊपर सीएसआर देगी। इसको अब मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट बताऊंगा। देखिए, 3 वर्षों का सीएसआर कैसे भरा जाता है। ये मान लीजिए आपके 3 साल हो गए। पहला साल हो गया, चलिए इसको मान लेते हैं 2018-19, इसको मान लेते हैं 19-20, और इसको मान लेते हैं 20-21। तो मान लीजिए 2018-19 में एक कंपनी को 20 रुपए का लाभ हुआ, 2019-20 में एक कंपनी को चलिए 30 रुपए का लाभ हुआ, और 20-21 में एक कंपनी को 40 रुपए का लाभ हुआ। तो अब इसके लाभ का जो औसत है, कुल लाभ का जो औसत है, देखिए कुल लाभ कितना हुआ, 90 रुपए। तो इसका औसत कितना आएगा, लगभग 30 रुपए। तो पिछले 3 सालों का जो इसका औसत लाभ है, इस औसत लाभ के ऊपर इसको 2% का सीएसआर देना पड़ेगा। यानी कि हर साल इसको 2% सीएसआर देना होगा। अब देखिए, 2020-21 में इसका औसत लाभ 30 रुपए हुआ। तो 30 रुपए का 2% ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जाएगा। अब देखिए, यहीं से आपको समझ में आएगा कि नियम में क्या परिवर्तन किया गया है। अब मान लीजिए एक कंपनी को इस वर्ष ज्यादा लाभ हुआ है। अब इस कंपनी के पास अभी फंड उपलब्ध है। देखिए, अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, तो आप जानते होंगे कि बिजनेस में कभी कभी आपके पास ज्यादा पैसा उपलब्ध रहता है, और कभी कभी जो पैसा है वो उसकी काफी कमी आ जाती है। तो जिस साल आपको लाभ ज्यादा हुआ है, उस साल भारत सरकार ने आपको सुविधा दी है कि आप ज्यादा सीएसआर भर दें। यानी 2% की जगह आप 3% भी भर सकते हैं, जितना भी आपको सहूलियत पड़े उस हिसाब से आप ज्यादा सीएसआर दे सकते हैं। और फिर जो आगे आने वाले वर्ष होंगे, आगे आने वाले जो समय होगा, उसमें आप इस सीएसआर को आप कह लीजिए मैनेज करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस साल आपको 20 रुपए का सीएसआर देना था, लेकिन आपने 30 रुपए का सीएसआर दे दिया। अब अगले साल मान लीजिए आपको 25 रुपए का सीएसआर देना है, लेकिन इस साल क्योंकि आपने 10 रुपए का सीएसआर दिया था, तो आप अपना ये 10 रुपए का सीएसआर माइनस करवा लीजिए 25 में से, और अब केवल आपको 15 रुपए का सीएसआर देना होगा। तो 25 रुपए का आपको सीएसआर देना था,
लेकिन पिछले साल आपने 10 रुपए का ज्यादा सीएसआर दिया है तो उसको माइनस कर दिया गया, और इस साल आपको केवल 15 रुपए का सीएसआर देना होगा। यानी कि जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में समायोजन। तो आप समायोजन करवा सकते हैं, ये पहला नियम है जो सबसे बड़ा नियम है जिसमें बदलाव लाया गया। इससे देखिए कंपनियों को सहूलियत होगी, क्योंकि कभी कंपनियां जो हैं मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं, और ऐसे में अगर उनको सीएसआर भरना पड़ता है तो उन्हें बिजनेस करना काफी कठिन हो जाता है। और अभी जो देखिए जो कोविड वगैरह का टाइम है, इसमें इस तरह की समस्याएं आ भी रही हैं, तो यहाँ पर कंपनियों को सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ ही फिर कुछ और छोटे मोटे जो परिवर्तन किए गए हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहली बात है कि जब आप सीएसआर भरने जा रहे हैं, उससे पहले हमारे भारत की जो एक संस्था है उसके पास आपको अपने को रजिस्टर करवाना होगा, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही देखिए क्या है, जो सीएसआर में आप पैसा खर्च करते हैं, अब देखिए जब पैसा खर्च किया जाता है तो एक सरकार ये भी नजर रखती है कि कहीं इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो जाए। यानी कि मान लीजिए जो प्रशासनिक खर्च है, प्रशासनिक खर्च क्या होता है, जो आपके अधिकारी सीएसआर के लिए उत्तरदायी हैं, वो जो खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया है कि वो 100 स्कूल की देखरेख करेगा, तो ये जो अधिकारी 100 स्कूल की देख रेख कर रहा है, मान लीजिए आप उसको 1 लाख रुपए वेतन देते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका प्रशासनिक खर्च हो गया। इसी तरह से फ्लाइट के खर्चे हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, कार के खर्चे हो गए, इस तरह से जितने भी खर्चे हैं ये सारे आपके प्रशासनिक खर्च होते हैं। तो सरकार ने कहा है जो प्रशासनिक खर्च है वो कुल खर्च के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए खर्च किए, तो प्रशासनिक खर्च पे वो केवल 5 रुपए खर्च कर सकती है, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं। इसके पीछे देखिए कारण क्या है, पैसा खर्च करना है आपको समाज की सेवा के लिए, लेकिन मान लीजिए जो अधिकारी हैं वो फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में घूम रहे हैं, यानी कि जो सारा पैसा है वो केवल प्रशासनिक खर्च में ही खर्च किया जा रहा है, प्रशासनिक मद में ही खर्च किया जा रहा है। तो इससे निश्चित रूप से समस्या आएगी कि जो समाज है उसका उत्थान नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही जो मल्टी ईयर स्कीम है इसको चलाने की परमिशन दे दी गई है, यानी कि अगर कोई कंपनी 1 साल से ज्यादा समय की कोई स्कीम चलाना चाहती है, योजना चलाना चाहती है, तो इसको वो चला सकती है। इसके साथ ही देखिए पहले क्या था, अगर कोई कंपनी सीएसआर नहीं भर पाती थी तो जेल का प्रावधान था, अब इसको हटा दिया गया है। अब क्या है, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर। इसके साथ ही 2 लाख रुपए जो आपका डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, यानी कि वो ऑफिसर जिसकी गलती की वजह से सीएसआर नहीं भरा जा सका, उस ऑफिसर के ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन लगेगा। इसके साथ ही देखिए इम्पैक्ट का असेसमेंट होगा, यानी कि प्रभाव का मूल्यांकन होगा। यानी कि केवल सीएसआर को खर्च करना, केवल आपका जो सीएसआर का पैसा है उसको खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा, इसका प्रभाव भी दिखना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रावधान ये भी है कि अगर आप सीएसआर को भरने में असफल रहे हैं, या फिर आप सीएसआर के पैसे को खर्च करने में असफल रहे हैं, तो इस पैसे को आपको भारत सरकार जिस कोष में बताएगी उस कोष में, यानी भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफाइड फंड होगा उस फंड में आपको जमा करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा आज का अगला टॉपिक है एम सैंड का। तो देखिए हमारी जो रिवर्स है इनमें बहुत ज्यादा खनन का काम हो रहा था, बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही थी, और इसकी वजह से हमारी रिवर्स को लगातार नुकसान पहुंच रहा था। तो ऐसे में जो माइनिंग का काम है इसके ऊपर काफी कुछ रोक लगा दी गई। और देखिए माइनिंग से जो बजरी निकलती है इसका उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन के काम में, यानी कि ये जो सैंड होती है इसको कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किया जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आई कि जो कंस्ट्रक्शन है वो तो चलता रहेगा, यानी कि भवन निर्माण है, जो अलग अलग शॉपिंग मॉल है, ये सारी चीजें बनती रहेंगी, लेकिन अगर बजरी उपलब्ध नहीं होगी तो इन चीजों का निर्माण कैसे होगा। तो ऐसे में कुछ अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज सामने आई, यानी कि कुछ ऐसे उद्योग सामने आए जिन्होंने मैन्युफैक्चर्ड सैंड का निर्माण करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने कृत्रिम रूप से जो सैंड है इसका निर्माण करना शुरू किया। तो इसके लिए इन्होंने बाकायदा अपनी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई। अब देखिए अभी तक क्या है कि अधिकतर इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए जब उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तो जो सरकार से मिलने वाले लाभ हैं वो लाभ इन इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाएंगे। तो अभी राजस्थान सरकार ने एक पहल की है, और जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड से संबंधित जो भी फैक्ट्रियां हैं इनको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। जैसे ही इनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, अब इनको वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो एक इंडस्ट्री को मिलते हैं सरकार के द्वारा जो भी सहायताएं दी जाती हैं।
तो अब देखिए थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि एम सैंड होता क्या है। तो देखिए जो एम सैंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिवर की सैंड है, जो नदी से मिलने वाला सैंड है, इसका एक अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट है। इसको बनाया कैसे जाता है, जो हार्ड ग्रेनाइट स्टोन होता है, यानी कि जो कठोर आपकी ग्रेनाइट चट्टान होती है, इसको क्रश करके, इसको तोड़ करके और ये सैंड बनाई जाती है। अब देखिए ये जो सैंड है ये क्यूबिकल शेप में होती है और इसका साइज बहुत कम होता है, 4.75 से भी कम होता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम के लिए ये जो सैंड है परफेक्ट सैंड है, अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए एम सैंड को यूज करने के लाभ क्या क्या है, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगी। एक तो इसका जो साइज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, आपको जिस साइज की सैंड चाहिए है उस साइज की सैंड का निर्माण फैक्ट्री के द्वारा किया जा सकता है। वेल ग्रेडेड होती है, इसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूबल कंपाउंड नहीं होता है। अब देखिए अगर सैंड में कोई भी सॉल्यूबल कंपाउंड होगा, यानी कि कोई भी अगर घुलनशील पदार्थ होगा, तो क्या होगा जब आप इसको सीमेंट के साथ मिलाएंगे सैंड को, तो ये जो सॉल्यूबल कंपाउंड है या फिर कह लीजिए जो घुलनशील पदार्थ है, वो भी सीमेंट के साथ घुल जाएगा या मिल जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो सीमेंट के जमने का टाइम है उसमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो हमारी एम सैंड है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं है, कोई भी सॉल्यूबल कंपाउंड नहीं है, तो इसकी वजह से जो सीमेंट है इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही इसमें कोई भी क्ले नहीं है, डस्ट नहीं है, सिल्ट नहीं है, यानी कि ये सारी चीजें भी जिसे हम लोग इम्प्योरिटीज कहते हैं, जिसे हम लोग अशुद्धता कहते हैं, तो इसमें कोई भी अशुद्धता जो ये एम सैंड है इसमें नहीं पाई जाती है। तो यानी कि जो एम सैंड है इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और इसी चीज को समझते हुए हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने एक कदम बढ़ाया है और ये जो एम सैंड से संबंधित उद्योग हैं इनको इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया है। देखिए कई बार यूपीएससी के एग्जाम में आपके सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको आपने पहले नहीं सुना होता है। तो ये शब्द जो है आपका 1 डेढ़ साल का जो पुराना करंट अफेयर है वहीं से लिए जाते हैं। तो इसी तरह का एक शब्द हो सकता है फ्लैश ड्रॉट। अब देखिए ये फ्लैश ड्रॉट क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो अभी एक स्टडी हुई है जो कह रही है कि भारत में आने वाले जो वर्ष हैं उसमें फ्लैश ड्रॉट की घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखिए ये फ्लैश ड्रॉट नॉर्मल ड्रॉट से किस तरह से अलग है, ये आप कैसे याद रखेंगे। देखिए फ्लैश क्या होता है, हम सभी के जो फोन के कैमरे हैं उसमें फ्लैश होता है, तो ये फ्लैश अचानक से चमकता है। उसी तरह से जो फ्लैश ड्रॉट है ये भी बहुत तेजी से आता है, यानी कि ये 10 से 15 दिन में सूखे की स्थिति का निर्माण हो जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मिट्टी की नमी है वो नष्ट हो जाती है। अब देखिए ये फ्लैश ड्रॉट कैसे आएगा। पहली तो जो कंडीशन है वो है कि तापमान बहुत ज्यादा हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा हीट का होना। इसके साथ ही जब सूर्य से बहुत ज्यादा विकिरण आ रहा होता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी को जो मिलने वाली ऊर्जा है जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही होती है, सौर विकिरण बहुत ज्यादा आता है पृथ्वी के ऊपर, जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो आपका ड्रॉट है ये क्रिएट हो जाता है, यानी कि सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। जैसे कि हमारे जो सिंध गंगा के मैदान है यहाँ पे कई बार फ्लैश ड्रॉट की कंडीशन देखी गई है। और ये जो फ्लैश ड्रॉट की कंडीशन है ये 10 से 15 दिन में ही डेवलप हो जाती है। देखिए यही इसकी सबसे खास बात है कि बहुत कम समय में ही सूखे की स्थिति डेवलप हो जाती है। तो अब देखिए वैसे माना जाता था कि जब ग्रीष्म काल चल रहा होता है, समर का सीजन चल रहा होता है, तभी फ्लैश ड्रॉट आता है। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज हैं वो कह रही हैं कि मानसून के समय में भी ये फ्लैश ड्रॉट आ सकता है। अब देखिए मानसून के समय में फ्लैश ड्रॉट कैसे आएगा, जब पानी बरस रहा है तो ड्रॉट कैसे आएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए 10 से 15 दिन तक पानी नहीं बरसा और इन 10 से 15 दिनों में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है, जो मृदा है, उसकी ह्यूमिडिटी चली जाएगी, उसकी आर्द्रता नष्ट हो जाएगी और ड्रॉट की कंडीशन बढ़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। 1979 में इंडिया ने इस कंडीशन को फेस किया है, जबकि हमारे देश के 40% हिस्से पे जो ड्रॉट है उसका प्रभाव पड़ा था और जो हमारी एग्रीकल्चर है इसके ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा था। अब देखिए एक दो टॉपिक्स को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक आयोग है महाजन आयोग। ये महाजन आयोग बेसिकली एक जस्टिस है मेहर चंद महाजन, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, तो इसीलिए इसे महाजन आयोग कहते हैं। अब देखिए ये आयोग किस चीज से संबंधित है।
तो जो हमारा महाराष्ट्र है और जो कर्नाटक है, इसके बीच में भूमि को लेकर के विवाद है, यानी कि जमीन का कुछ हिस्सा है जिसके ऊपर दोनों राज्य अपना अधिकार बताते हैं। वर्तमान में ये हिस्सा जो है कर्नाटक के पास में है। अब देखिए जो महाराष्ट्र है वो इसके ऊपर क्यों अपना अधिकार बताता है, क्योंकि यहाँ पे मराठी भाषी लोग रहते हैं। तो जहाँ पे मराठी भाषी लोग रहते हैं उसको महाराष्ट्र अपना हिस्सा मान रहा है, यानी कि भाषाई आधार पर विवाद है। और आपका जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है इसमें भाषाई विवाद आपका एक टॉपिक है, तो इसको आप याद रखिए। तो ये देखिए जो महाजन आयोग है वो इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, हल ढूंढने के लिए बनाया गया था। तो महाजन आयोग ने राय दी थी कि जो 246 गांव हैं उनको महाराष्ट्र को दे दिया जाए और जो बाकी के 247 गांव हैं वो कर्नाटक के पास ही रहेंगे। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात पे राजी हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात पे राजी नहीं हुए थे। और अभी तक ये जो आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया गया है। तो ये एक भाषाई विवाद है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। अब देखिए एक फैक्ट है जो आपकी मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फैक्ट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। देखिए ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि इस बार एक जो हमारे हिमालय में एक जो लेक है वो फट गई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका पानी है बहुत तेजी से प्रवाहित हुआ नदियों के माध्यम से और बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो जो तपोवन वगैरह पावर प्रोजेक्ट है उनको काफी नुकसान पहुंचा था। तो इस घटना के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अब देखिए ये जो फ्लड की घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में ही एक स्टडी सामने आई है। ये स्टडी बता रही है कि जो ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अब देखिए ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी कहीं तो जाएगा। तो कई सारी हिमाचल प्रदेश में नई नई झीलें बन गई हैं, लेक्स बन गई हैं। तो इस तरह से 800 नई लेक्स का निर्माण हो गया है हिमाचल प्रदेश में। और इसके साथ ही ये जो लेक्स हैं इनका साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। और ऐसे में अब खतरा क्या है कि ये जो लेक है किसी ना किसी दिन फट जाएंगी और इस तरह की और भी घटनाएं होने की, बाढ़ की और भी घटनाएं होने की संभावना बन रही है। अब देखिए जो हमारी भारत सरकार की जियो स्पेशियल डेटा को लेकर के अभी तक की नीति थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और ये आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी कि जो जियो स्पेशियल डेटा को लेकर के हमारी नीति थी उसको ज्यादा उदारीकृत बनाया गया है। देखिए जियो स्पेशियल डेटा को हिंदी में कहेंगे भू स्थानिक डेटा। अब ये भू स्थानिक डेटा क्या है, देखिए इससे हम सभी परिचित हैं। आप अपने फोन में मैप्स देखा करते हैं, इसके साथ ही ट्रेन वगैरह की जो लोकेशन है उसको देखते हैं रियल टाइम में, यानी कि आपकी ट्रेन या फिर जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो कहाँ पे पहुंची। तो ये सारी चीजें आपकी जियो स्पेशियल डेटा के अंतर्गत आती है। यानी कि जो जियो स्पेशियल डेटा है ये सरफेस ऑफ जो अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी का धरातल है इसके ऊपर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनको दिखाता है। यानी कि रोड कहाँ पर है या फिर कोई मंदिर कहाँ पर है, कोई हॉस्पिटल कहाँ पर है, इन सभी चीजों को आप जियो स्पेशियल डेटा की मदद से देखते हैं। इसके साथ ही कोई वाहन वगैरह कहाँ पे है ये चीजें भी आप जियो स्पेशियल डेटा की मदद से देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव क्यों किए गए हैं। तो देखिए अभी का जो वक्त है अब हमारा पूरा का पूरा समाज डेटा के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ई कॉमर्स की कंपनी है तो वो अपना पूरा व्यवसाय जो करती है वो डेटा की मदद से करती है। जो लॉजिस्टिक का काम है वो डेटा की मदद से होता है, जो डिलीवरी का काम है वो डेटा की मदद से होता है। यानी कि जो जियो स्पेशियल डेटा है, जो मैप्स हैं, इसकी मदद से ही डिलीवरी का काम होता है। अगर आप ड्रोन चलाना चाहते हैं तो आपको डेटा चाहिए होगा। इसके साथ ही अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है, हर चीज के लिए आपको जियो स्पेशियल डेटा की जरूरत होगी। और सामान्य शब्दों में कहें तो आपको मैप की जरूरत होगी। लेकिन देखिए समस्या क्या है कि अगर सरकार इस तरह के मैप अपने आप ही बनाती है तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा और हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य है वो बाधित होगा। तो ऐसे में ये जो पूरा हमारा सेक्टर है इसको यानी कि जियो स्पेशियल डेटा का जो सेक्टर है इसमें जो प्राइवेट क्षेत्र है उसको भी निवेश करने की अनुमति दे दी गई है। इसको देखिए इस तरह से समझिए, अभी तक जो अनुमति थी वो आपको पहले से लेना होती थी। मान लीजिए आप किसी एरिया की मैपिंग करना चाहते हैं, डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस सारे काम को करने से पहले आपको भारत सरकार से अनुमति लेना होती थी।
और जाहिर सी बात है जब आप अनुमति लेंगे तो कई जगहों पे आपकी फाइल जाएगी, यानी कि एक लंबा समय लग जाता था। तो कई सारी बाधाएं थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारा डेवलपमेंट का कार्य है वो बाधित हो रहा था, और अधिकतर जो डेटा कलेक्ट करने का काम था वो या तो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था, या जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया जा रहा था, या फिर जो हमारी डिफेंस की फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया जा रहा था। यानी बहुत ही लिमिटेड रूप से डेटा कलेक्ट हो पा रहा था। अब प्राइवेट सेक्टर को अगर डेटा कलेक्ट करना है, मान लीजिए एक कंपनी है जो ई कॉमर्स के पर्पज से डेटा कलेक्ट करना चाहती है, कुछ मैप वगैरह बनाना चाहती है, तो इसके लिए ना तो उसको कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा, ना कोई पहले से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ना ही कोई सिक्योरिटी की क्लियरेंस लेना पड़ेगी। यानी बहुत आसानी से वो अपना काम शुरू कर सकती है और मैप वगैरह का निर्माण कर सकती है। इसके साथ ही अभी तक देखिए जो भारत सरकार ने डेटा कलेक्ट किया था अलग अलग माध्यमों से, उसको भी भारत सरकार उपलब्ध करा रही है कंपनियों को, जिससे कि इस डेटा का बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और कॉमन सेंस की बात है, इसमें जो हमारा रक्षा से संबंधित डेटा है यानी डिफेंस से संबंधित डेटा है, उसको जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ डेटा है।